नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतोरतम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे और दिल्ली स्टूडियो से पूजा त्रिपाठी। बाजार में लगातार तीसरे सत्र में तेजी है और आज निफ्टी करीब करीब सेंचुरी लगाकर 19,450 के आसपास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक से सपोर्ट उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं करीब 150 अंकों के आसपास की तेजी इस वक्त निफ्टी बैंक में भी देखने को मिल रही है। और आज हम देख रहे हैं कि मेटल शेयरों से बाजार को ठीक ठाक सपोर्ट है, क्योंकि टाटा स्टील और हिंडाल्को लीड कर रहे हैं 1.5 से 2.25% के आसपास की तेजी के साथ। और इसके अलावा एमएनएम 1.5% ऊपर है। केमिकल स्टॉक्स में जिस तरह से तेजी बनी, हम देख रहे हैं कि यूपीएल में करीब 1.5% के आसपास की मजबूती है। इसके अलावा ऑटो में आयशर, बजाज ऑटो, ये शेयर भी मजबूत हैं। और अगर आप ब्रॉडर मार्केट को देखेंगे तो आपको तेजी के ही संकेत आपको दिखाई देंगे, क्योंकि एनएसई पर 1607 शेयर इस वक्त हरे निशान में है और उसके मुकाबले 490 शेयर लाल निशान में है। यानी कि हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 3 से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर बाजार में इस वक्त हैं और ये बाजार की स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। लगातार तीसरे सत्र में तेजी। कल एक्सपायरी पर नजर होगी अगस्त सीरीज की, लेकिन इसके पहले आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए अपने एक्सपर्ट से समझेंगे और आपके जो तमाम शेयर हैं उस पर अपने हम एक्सपर्ट्स के व्यू भी लेंगे। कपिल शाह एमके ग्लोबल के हमारे साथ हैं, साथ साथ जियो फाइनेंशियल के गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। कपिल, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आज हम देख रहे हैं कि 19,300 के आसपास ना निफ्टी ने एक समय बिताया। 19,250 के आसपास तो हम पिछले अगर हम महीने भर की बात करें तो 7-8 बार ऐसा हुआ कि 250-300 की रेंज से सपोर्ट लेके बाजार ऊपर उठा। कपिल, ये बताइए कि कल एक्सपायरी से पहले क्या कोई तेजी का ट्रेड बनता है क्या? हालांकि 3 सत्र में तेजी हो गई है, क्या 19,500 के लिए, 550 के लिए निफ्टी को बाय करने की आप सलाह देंगे? ये अभिषेक जी, पिछले 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन हम एक ही रुझान देख रहे हैं कि मार्केट को लगातार नीचे में 4,300 से लेकर 4,250 के बीच में सपोर्ट आ रहा है और ऊपर में कहां ना कहां पे हमें एक रेजिस्टेंस भी दिखने मिलता है 4,700 मींस 19,470 से लेकर 15,000 के बीच में। तो जिस हिसाब से रोल ओवर हुए हैं, रोल ओवर एट पार ही हुए हैं। लेट्स से कि जो 3 मंथ्स की हम एवरेज देखते हैं तो उसके पार ही हो रहे हैं। तो कोई एक्स्ट्रा कुछ स्पर्ट अचानक से मार्केट में देखने मिल जाए वैसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ, काफी सारे जो स्टॉक्स है, तो अभी जो मार्केट में जो फ्लेवर आ रहा है वो कहां ना कहां पे मेटल स्टॉक से एक मूव आ रहा है। बैंकिंग स्टॉक भी कुछ अभी संभलने स्टार्ट हुए, थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाने मिल रहे हैं। तो हो सकता है हाँ, थोड़ा सा हम अपर बैंड को टेस्ट करें वैसे 90,470 से लेकर 91,500 के यहाँ पे। लेकिन इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं तो आज के नॉर्मली हम वही देखते हैं कि इंट्राडे का जो आपका ओपनिंग रेंज होता है 15 मिनट का, तो 15 मिनट की ओपनिंग रेंज का हमें थोड़ा सा ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत सस्टेन हो जाए तो हम देख सकते हैं थोड़ा बहुत इंट्राडे में फिर से हमें एक बाउंस देखने मिल जाए 14,470 से लेके और 19,470 से लेके 19,480 तक। ओके, ये है राय इंडाइसेस पर। चलिए अब आप सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करेंगे और आपके स्क्रीन पर लगातार तरीका फ्लैश हो रहा है। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं और सोशल मीडिया हैंडल पर आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही हमें व्हाट्सएप करिए या फिर हमें फ़ोन भी कर सकते हैं आप। पहला सवाल जो हमें आया है वो है ट्विटर पर। जयपुर से मुन्ना बजाज ने सवाल भेजा है PCBL फिलिप्स कार्बन पर इनका सवाल है। 500 शेयर्स 70 रुपये पे इन्होंने लिए हुए हैं, तो काफ़ी पहले की खरीद है और उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक में काफ़ी शानदार रनअप देखने को मिला। पिछले 6 महीने में करीब 42% की तेज़ी स्टॉक दिखा चुका है और हाल फिलहाल में ट्रिगर्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, कंपनी के नतीजे भी अच्छे थे, एक्सपेंशन के प्लान्स हैं, उसके चलते स्टॉक में लगातार तेज़ी बनी हुई है। ट्रिगर्स भी काफ़ी सारे हैं इस तेज़ी के और इनको भी अच्छा मुनाफा हो रहा है इस स्टॉक में। यहाँ पर गौरांग आप सजेस्ट करिए, फिलिप्स कार्बन क्या सजेस्ट करेंगे? मुनाफा तो काफ़ी अच्छा है, बुक करके निकल जाना चाहिए या अभी भी बने रहे स्टॉक में और तेज़ी के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो PCBL यानी कि फिलिप्स कार्बन ब्लैक पर कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। और क्योंकि मुनाफा हो रहा है और अगर परिवर्तन की विचारधारा है तो हमारी राय में डिफेंस क्षेत्र से एक कंपनी जो कि काफी चर्चा में है ऑर्डर बुक को लेकर के, वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL। अगर चाहे तो यहाँ पर परिवर्तन कर सकते हैं। है तो BEL में आपको जो है वो शिफ्ट करने की सलाह आती हुई गौरांग जी की तरफ से। चले बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। कमल हैं भोपाल मध्य प्रदेश से। कमल जी नमस्कार, पूछें अपना सवाल। सर नमस्कार, मेरे पास इंडिया बुल रियल एस्टेट के 1465 शेयर है सर, एट द रेट ऑफ एवरेजिंग करके 106 रुपए पे।
तो अभी करीब 1.5 साल हो गया मुझे होल्ड करते हुए, और मैं अगर 6 महीने होल्ड कर सकता हूँ सर, सजेस्ट करें क्या कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। कपिल जी बताएं क्या 6 महीने और इसमें बने रह सकते हैं, और अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री ली है, और इस वक्त हम देखते हैं कि जो रियल्टी स्टॉक्स हैं या हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स हैं उनमें अच्छी खासी तेज़ी नज़र आ रही है, लेकिन फिलहाल बताएं कि क्या करना चाहिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में। जी, इंडिया बुल रियल एस्टेट, पहले एक रियल सेक्टर की अगर टिप्पणी करें तो हमने एक सीजनलिटी का एक एनालिसिस किया हुआ था, जहां पे हमने देखा था कि जो रियलिटी इंडेक्स का जो 12 से 13 साल का जो हमारे पास डेटा था, तो कौन से महीने में वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है और कौन से महीने में वो खराब परफॉर्म करता है। तो वहां पे देखा गया था कि जो अगस्त महीना है वो 90% ऑफ द टाइम इस महीने में रियलिटी सेक्टर ने थोड़ा सा कमजोर परफॉर्म किया हुआ है। और अभी हम अगस्त महीना हमारा खत्म ही हो रहा है और हम देख रहे हैं कि रियलिटी सेक्टर का एक जो ये महीना है वो 5% के डिक्लाइनिंग मोमेंटम से हम बंद हो रहे हैं। तो आपका एक खराब फेज था जो रियलिटी स्पेस का स्टॉक्स का, वो काफी निकल चुका है। अभी एक फ्रेश अपसाइड मोमेंटम आ रही है, तो ऑफकोर्स इस स्टॉक में जुड़े रहना चाहिए। मंथली चार्ट में देख रहा हूँ इंडिया बुल रियल एस्टेट थोड़ा सा अंडर परफॉर्म स्टॉक रहा हुआ है, और उसमें वोलाटिलिटी कंपेयर टू द अदर स्टॉक्स काफी ज्यादा रही हुई है। तो लेकिन पिछले 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन से उन्होंने काफी अच्छी मोमेंटम दिया हुआ है, और जो उसके इमीडिएट हर्डल लेवल थे कुछ 72 के, वो उसने आसानी से पार कर गया है। अभी उसके कुछ नेक्स्ट बेस्ट रेजिस्टेंस लेवल आते हैं तकरीबन 82 83 लेवल के अराउंड ही आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ऊपर जाता है तो इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए 82 के अराउंड। और कुछ जो कोई एक स्टेबल स्टॉक्स है रियलिटी स्पेस में, जैसे ओबेरॉय रियलिटी है, तो वहां पे हमें कुछ एक अच्छा सा ट्रैक्शन, एक अच्छा सा बेस देखने मिल रहा है। तो थोड़ा सा ऊपर में 82 के लेवल के यहाँ पे स्टॉक को सेल कर सकते हैं। रियलिटी सेक्टर का ओवरऑल व्यू काफी पॉजिटिव ही हमें लग रहा है, और वहां से हम ओबेरॉय रियलिटी जैसे स्टॉक में स्विच करना बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से कैलाश को साथ में जोड़ेंगे। कैलाश जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। सर नमस्कार, मेरे पास सेल का 170 शेयर है जी। 97 के भाव में। 170 शेयर सेल के 3-4 महीने के लिए बताइए। 3-4 महीने के लिए गौरांग सर, सेल इनके पास 97 के भाव पर है 170 शेयर, और हम देख रहे हैं कि 100 रुपये के आसपास तक जाने के बाद एक रेंज में ही है सेल का शेयर, 90 रुपये के आसपास के भाव हैं। क्या आपको लगता है कि मेटल में कोई 3-4 महीने का व्यू लेके कोई फायदा होगा, या फिर अगर रखना ही है तो कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल का नजरिया रखना चाहिए इसमें? तो अभिषेक, काफी समय पहले हमारी राय थी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल पर, और जब ये ऊपर गया था करीबन 150 के आसपास या उसके करीब, तो हमारे जो लक्ष्य थे वो आ चुके थे, और हमने फिर वो जो कवरेज थी सेल पर वो पूर्ण तरीके से निकाल दी थी, क्योंकि हमें लग रहा था कि यहाँ से अब ऊपर जाने के दायरे काफी सीमित लगते। तो फिलहाल कवरेज नहीं है हमारी। और अगर आप धातु क्षेत्र में निवेश करते हैं तो आप 3-4 महीना या फिर 6 महीने का नजरिया लेकर के निवेश करते हैं, तो ये बहुत छोटी अवधि का समय हो जाता है, और हम सक्षम नहीं है छोटी अवधि के लिए टिप्पणी करने के लिए। बहरहाल धातु क्षेत्र में लंबी अवधि के लिए नजर है, और लंबी अवधि का धातु क्षेत्र में तात्पर्य होता है कम से कम 1.5 साल 2 साल, क्योंकि जो खबरें आती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, खास करके चीन से अभिषेक, उसका बहुत ही सकारात्मक या नकारात्मक असर पड़ता है। वो निर्भर करता है खबरें किस प्रकार की आती है, ज्यादातर तो नकारात्मक खबरें आती है। तो हमारी जो पसंद है धातु क्षेत्र में वो है टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को। सेल पर हम टिप्पणी नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो कवरेज थी वो निकाल दी थी, क्योंकि हमारे लक्ष्य आ चुके थे। ठीक है, तो ये है व्यू सेल पर, और अन्य मेटल स्टॉक्स पर भी आपको राय दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, और मुंबई से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं राजेश। राजेश जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। हेलो, मेरा नाम राजेश कुकरेजा है, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। मेरे पास है ना एवटार के 700 शेयर है 700 के प्राइस पे। 700 के प्राइस, 900 के प्राइस पे लिया है आपने? सॉरी 900 के प्राइस है, 700 शेयर है, सॉरी। ठीक है, तो ये आपको अलॉट हुआ होगा आईपीओ के समय, जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है, तो वहाँ से तो आपको काफ़ी शानदार मुनाफा हो रहा है। तो राजेश जी पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको इसके लिए। एमटीआर टेक अभी हाल फिलहाल में जब हमने देखा था कि चंद्रयान 3 का भी जब लॉन्च हुआ था,
तो उसमें भी MTR जैसे कंपनियों की एक भागीदारी थी और शानदार तेज़ी हमने इस स्टॉक में देखी है। अब तो ये 4 डिजिट में आ चुका है। इन्होंने जब IPO के समय लिया था तो वहाँ से तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम है स्टॉक में, काफ़ी अच्छा मुनाफा स्टॉक में बन चुका है। हाल फिलहाल की लिस्टिंग है। गौरांग जी, आप सजेस्ट करिए MTR अभी क्या व्यू बन रहा है आपका? बहुत ही अच्छा गेन हो रहा है इनको इस समय स्टॉक में, तो कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की राय देंगे या फिर अभी भी बने रहे स्टॉक में? तो इसका IPO आया था मेरे ख्याल से मार्च 2021 में, और इसका जो स्तर था, फ्लोर प्राइस जिसे हम कहते हैं, IPO प्राइस, वो था करीबन 575 के आसपास का। और हमने उस समय लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। और आपने सही फरमाया, चंद्रयान 3 को लेकर के स्पेस साइंस, न्यूक्लियर साइंस में जिस प्रकार से ये कंपनी कामकाज करती है, इसकी तुलना करने के लिए जहां तक मेरी जानकारी है, कोई दूसरी कंपनी लिस्टेड एंटिटी या यूनिवर्स में नहीं है। और अगर इन्होंने लंबी अवधि का लिए निवेश किया है, तो मेरा ये मानना है कि लंबी अवधि के लिए यहाँ से और भी कई ऊपर के स्तर है जहां पर ये कंपनी जा सकती है। कामकाज को लेकर के जो टिप्पणियां करी है मैनेजमेंट ने, ऑर्डर बुक को लेकर के, वो बहुत ही सकारात्मक है। और जिस प्रकार से सरकार के तरफ से सहायता इसरो को की जा रही है, मेरा मानना है कि इस क्षेत्र से जुड़ी हुई कमूमन बाकी कंपनियां हैं, चाहे वो मिश्र धातु हो गया, ये रिकमेंडेशन नहीं है लेकिन मैं खाली नाम ले रहा हूं, जो कि जुड़ी हुई इस सब क्षेत्र से, रिलेटिव सेक्टर से। तो अगर MTAR में, क्योंकि हमारा IPO कवरेज था, लंबी अवधि के लिए निवेश की राय थी, अगर ये चाहे तो बने रह सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे स्टॉक में, अगर आप चाहें तो अभी भी बने रह सकते हैं और मुनाफा के लिए। सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नीलेश हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से और व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। SKM इंजीनियरिंग में, माफ कीजिएगा, SKMX में इन्होंने खरीदारी की है। 300 के स्टॉक्स हैं और 350 के लेवल पर इन्होंने ये स्टॉक खरीदा है और अच्छे खासे मुनाफे में इस वक्त ये स्टॉक नजर आ रहा है। चलिए इस पर राय ले लेते हैं। कपिल, क्या करना चाहिए? बेहतरीन लेवल पर इन्होंने एंट्री ली है, फिलहाल जो है वो 460 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता हुआ। जी, SKMX का जो हमने वो चार्ट देख रहे हैं, तो काफी टाइम से कंसोलिडेशन पैथ में था, लेकिन रिसेंटली काफी अच्छा मूव किया हुआ है स्टॉक का। मैं जो एक पोजिशनल बॉटम दिखता हूं, तो वो स्टॉक का बॉटम कुछ 20 रुपए था, आज 460 के लेवल पे है। तो ऑफकोर्स बेहतरीन अपसाइड मोमेंटम आई हुई है और इसी महीने के अंदर ये स्टॉक 90% जितना चला हुआ है, तो काफी अच्छा मूव ऑलरेडी हमें देखने मिला हुआ है। अभी तक कोई हमें रिवर्सल साइन नहीं देखने मिली है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक कहाँ ना कहाँ पे एक अपर सर्किट वाले जो सिलसिले हैं वो काफी टाइम से इसमें चल रहे हैं। पिछले काफी दिनों से अपर सर्किट बैक टू बैक हम इसमें देख रहे हैं। तो मोमेंटम तो आपका काफी पॉजिटिव में ही है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अभी तो कोई रिवर्सल साइन नहीं देखने मिल रही है। वॉल्यूम वाइज ये स्टॉक काउंटर ठीक ठीक ही लग रहा है। तो बेसिकली कोई भी नेगेटिव फैक्टर ना होने के वजह से वी विल कंटिन्यू टू सी इट एज एन होल्ड, कि आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रखना चाहेंगे तो थोड़ा सा डीप आएगा, क्योंकि काफी टाइम से अपवर्ड मूव कर रहा है। तो अगर काफी नीचे के लेवल के बाइंग होते हैं और जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको रखने होते हैं, तो 400 लेवल के यहाँ पे आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। लेवल काफी नीचे का है, लेकिन जिस हिसाब से उसकी जो रिसेंट बॉटम बनी हुई है, तो वो आपके 400 के लेवल के अराउंड का ही उसका एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला था। तो वहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के इसको होल्ड कर सकते हैं। मेरे को होल्ड करने की सलाह है, ये कपिल की राय है। लेकिन अब आपके लिए लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन। और आज सुपरहिट ऑप्शन ट्रेड लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं तनिषा एकेडमी के नितिलेश पावस्कर। नितिलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। बताइए सर, क्या ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं आप? देखो, ग्रासिम में मुझे लग रहा है कि एक मोमेंटम अच्छा खासा आ सकता है। 1800 रुपए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो 1800 की जो सितंबर की कॉल है वो हम लोग बाइंग करेंगे। कंडीशनल बाय होगा, 58 रुपीज के ऊपर बाइंग करेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 52 रुपीज का। टारगेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला जो टारगेट होगा 72 से लेकर 75 रुपीज। ऑलराइट, तो ये है राय नितिलेश पावस्कर की, ऑप्शन रणनीति उन्होंने बताई। थैंक यू सो मच नितिलेश आपका ये जानकारी देने के लिए। तो ग्रासिम पर उन्होंने 1800 की कॉल खरीदने की राय दी है 58 के भाव पर,
लक्ष्य 72 रुपए का देख रहे हैं, स्टॉप लॉस होगा 52 का और अधिकतम मुनाफा और नुकसान भी आपको बता दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं मैनेजमेंट को। आज हम देख रहे हैं कि सोम डिस्टिलरीज फोकस में है और ये कंपनी इससे जुड़ी खबर भी आई थी। यहाँ पर कंपनी कर्नाटक के हासन में क्षमता विस्तार कर रही है और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में कंपनी को बेयर सप्लाई की इजाज़त भी मिल चुकी है। हमने देखा था इस खबर के आने के बाद स्टॉक में एक शानदार तेज़ी भी देखने को मिली थी। आज हालांकि स्टॉक सपाट कारोबार कर रहा है। तो आगे की ग्रोथ की योजनाएं क्या हैं, कंपनी की क्या प्लान्स हैं और क्या ट्रिगर्स हैं, ये सब समझ लेते हैं। और हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन JK अरोड़ा जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपके नंबर्स की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन ग्रोथ हमने देखी है और अब आने वाले समय में आप क्षमता विस्तार की भी बात कर रहे हैं। तो ये जो एक्सपेंशन होगा ये आपके आय में, आपके रेवेन्यू में आने वाले समय में कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? नहीं देखिए, कोई जो छत्तीसगढ़ के जो बात है उसमें करके ये डेफिनेटली एक एडिशनल बिजनेस हमारे लिए, जो इस साल के हमारे प्रोजेक्शंस थे उसमें हमारे को ये अभी मिली है, 1 हफ्ता 10 दिन पहले परमिशन मिली है और हमने डिस्पैचेस शुरू भी कर दिए हैं छत्तीसगढ़ के लिए। तो ये हमारे को एक एडिशनल बिजनेस है हमारे लिए और इससे टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में ही हमारे काफी बढ़ोतरी होगी इसमें करके। तो जो हमारे प्रोजेक्शंस हैं तो वो थोड़े और बेहतर होंगे उससे अपने, जो हम, क्योंकि हमारे जो बिजनेस है ऑलरेडी वो तो अच्छा चल ही रहा है सब जगह सारी मार्केट्स में। ये छत्तीसगढ़ का ये हमारा एक एडिशनल हमारे लिए रेवेन्यू है अपना। बिल्कुल। अरोड़ा साहब, जिस तरह के आपके एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान है उसे देखते हुए आप किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ को टारगेट कर रहे हैं आने वाले 2-3 सालों के लिए? देखिए, जो हमारा जो प्लान है, जितनी मार्केट्स में हम हैं, तो इस इंडिया में करीब करीब 4 बड़ी कंपनियां हैं जिसमें कि एक हम हैं बियर बिजनेस में, ठीक है कि नहीं। तो अभी जो हमारा अभी करीब हम 10-12 स्टेट्स में हैं यहाँ पर। अगर इन सारे का अगर आप एक समरी देखेंगे तो हमारी पोजीशन नंबर 2 है करके अपने पूरे सारे बिजनेस में करके, जो कि हमारे लिए एक बहुत सेटिस्फैक्टरी अचीवमेंट है करके। अब ये जो अभी हमारे को पिछले महीने जो राजस्थान के अप्रूवल्स मिले हैं, जो कि हम अगले इस महीने से 1 सितंबर से हमारे शुरू हो जाएगी, हमारी सप्लाई डिस्पैचेस शुरू हो जाएंगी। साथ ही हमारा छत्तीसगढ़ का भी अभी ये आ गया है, तो ये भी एक एडिशनल बिजनेस होगा। तो जो हमारे प्रोजेक्शन थे जो इस साल 1000 करोड़ का, तो आई होप कि उससे बेटर ही करेंगे हम। जो हमने आपको पहले बताया था कि 1000 करोड़ का, उससे कुछ मुझे लगता है कुछ 5-7% कुछ बेहतर ही आएगा उससे रिजल्ट। अरोड़ा साहब, अभिषेक बोल रहा हूँ। सर आपसे ये समझना चाहेंगे, पहले तो आपके पीछे जो बैकड्रॉप है ना, जरा उसके बारे में बताइए, कहाँ पर आप बैठे हैं? बड़ी अच्छी आपकी ड्रेस भी लग रही है, इसके बारे में बताइए। और सर ये बताइए कि प्रमोटर ग्रुप जो हम देख रहे हैं कि लगातार स्टेक बढ़ा रहा है और देख रहे हैं कि दिसंबर 2021 में 25% था और फिलहाल 35% के आसपास है। आगे कुछ और आप स्टेक बढ़ाने की योजना बढ़ा रहे हैं कंपनी में, जरा इस पर गाइड कीजिए। और ये बताइए कि कॉस्ट प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ है क्या हाल के महीने में? जी, 3 बातें कही आपने। पहली बात आपने बैकड्रॉप की, तो ये आज छुट्टी का दिन है, तो मैं घर पर ही हूँ, तो आपसे आपका हुक्म था बात करनी है, तो फिर आज नेचुरली फिर जो भी बैकड्रॉप अवेलेबल है वही आपके सामने। दूसरी बात आपने कही अपना ये क्या पूछा था आपने अपने जो बढ़ा रहे हैं? जी सर, कॉस्ट प्रेशर के बारे में। तो डेफिनेटली लास्ट ईयर के मुकाबले में कॉस्ट प्रेशर काफी बेटर है, काफी कम है। लास्ट ईयर यूक्रेन वॉर की वजह से काफी बढ़ गया था हमारा, जो है कॉस्ट बढ़ गया था करके। और पर इस साल इंडिया में भी काफी क्रॉप अच्छी आई है, तो मेरा ख्याल से काफी कॉस्ट प्रेशर कम हो गया है। जो ग्लास बॉटल का प्रेशर था, जो एक बड़ी 65-70% जो सप्लाईज करती हैं बियर बॉटल्स की हिंदुस्तान नेशनल ग्लास, वो एनसीएलटी में गई थी कंपनी, तो उनका भी अब थोड़ा सप्लाईज और कुछ और दूसरे लोग भी बेटर करने लग गए हैं। कॉस्ट भी बेटर हो गई है आई थिंक पहले से, और थोड़ा सा प्रेशर कम हो गया है। ये साल थोड़ा अच्छा जाना चाहिए आई बिलीव पहले से।
बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और आने वाले क्वार्टर्स के लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट। और आज आप छुट्टी एंजॉय करिए और आने वाले साल के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार स्टॉक पर राय ले लेते हैं। हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट मौजूद हैं। गौरांग, सोम डिस्टिलरीज क्या व्यू बन रहा है आपका? काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन प्लान कंपनी ने घोषणा की है और अभी आप मैनेजमेंट को भी सुन रहे थे। अब अगर फंडामेंटल राय अगर आप दें तो मौजूदा स्तर से क्या व्यू बन रहा है आपका? किसी को एंट्री लेनी चाहिए इस वक्त स्टॉक में? सेक्टर के ऊपर मैं राय दूंगा, और जहां तक ये क्षेत्र की जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो सोम डिस्टिलरीज हो गई, या फिर यूनाइटेड स्पिरिट्स हो गई, या फिर यूनाइटेड बेवरेजेस हो गई, या फिर बाकी कोई जीएम बेवरेजेस जैसी जो कि लो एंड कैटेगरी के लोगों को केटर करती हैं। देखिए, खपत को लेकर के हमारे देश में कोई गुंजाइश नहीं है। ड्राई स्टेट्स में भी अगर आप जाएं तो दिक्कतें हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कहीं ना कोई रास्ता निकल आता है। इलेक्शन का माहौल है, आने वाले कुछ महीनों में राज्य स्तर पर चुनाव होंगे दिसंबर 2023 तक, और अगले साल एक बहुत बड़ा चुनाव। ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है, और फेस्टिविटीज भी ज्यादा है, त्योहारों का सीजन भी आएगा तब से लेकर के दिसंबर तक। तो खपत को लेकर के कोई चिंता नहीं है। मैनेजमेंट अभी जिस तरीके से सोम डिस्टिलरीज की बात करी थी लागत खर्च को लेकर के, तो हमारा भी अनुमान ये कहता है कि आने वाले समय में जो तिमाही नतीजे होंगे वहां पर इन सब कंपनियों के जो लागत खर्च है वो नीचे आएंगे, जिससे जो मार्जिन है मुनाफे के वो सुधर सकते हैं। तो स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, लेकिन सेक्टर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, और इस क्षेत्र की कंपनी पर आपको उस ऐसी कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए जहां पर इनके पास प्रोडक्ट ऑफरिंग जो है वो तीनों स्तर पे हो, एंट्री लेवल, मिड और हाई एंड लग्जरी। ठीक है, तो ये है इस सेक्टर पर नजरिया गौरांग जी की तरफ से आता हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले जो हमारे दर्शक हैं जिन्होंने ट्विटर से के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया, उनका नाम सतीश है, पुणे महाराष्ट्र से, और सवाल है इनका एमएमटीसी पे 2700 शेयर हैं, 42 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, और इनके भाव के आसपास ही ये स्टॉक इस वक्त नजर आ रहा है। चलिए इस पर राय ले लेते हैं। कपिल, क्या करना चाहिए एमएमटीसी में आगे? जी, एमएमटीसी का जैसे मैं स्तर देख रहा हूँ तो काफी सारी बहुत बड़ी डिक्लाइन मोमेंटम देखने मिली थी, और बाद में जो भी कुछ बाउंसेस आ रहे हैं वो 64 के लेवल के यहाँ पे आ रहे हैं। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो के पिछले 4 महीनों से फिर से उसने ऊपर की तरफ रफ्तार तो पकड़ी हुई है। और डेली चार्ट के यहाँ पे मीन शॉर्ट टर्म के चार्ट पे यहाँ पे हम देखते हैं तो 42.3 पे चल रहा है, और उसका माइल्ड रेजिस्टेंस लेवल हमें यहाँ पे 44 के यहाँ पे आते हुए देखने मिलता है। तो मैं यहाँ पे ऐसा मानूंगा कि स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो हाई टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर है वहाँ पे कहाँ ना कहीं बुलिश रिवर्सल साइन देखने मिल रही है। स्टॉक को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 40 के साथ आप होल्ड कर सकते हैं। 43 का लेवल चल रहा है, 40 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं, और एक बार ये स्टॉक 44 का लेवल क्रॉस कर जाता है तो इसमें और भी आगे जाने का प्रोस्पेक्ट बढ़ जाता है, और ऊपर में 44 के लेवल के बाद में जो इसके नेक्स्ट बेस्ट रेजिस्टेंस लेवल आते हैं वो कहाँ ना कहाँ पे 50 के लेवल के यहाँ पे आते हैं। तो स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं 40 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, दायरे में शेयर ये रहा है, लेकिन 40 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ एमएमटीसी को होल्ड करने की सलाह है। दिल्ली से सुरेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेश जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? सर मेरे पास एचएल के 50 शेयर है और 4001 के रेट से। 4001 रुपए, न कि 40,001। ठीक है, एक शून्य ज्यादा लग गया, इसको सही करेंगे और सही आंकड़े स्क्रीन पर लेकर आएंगे। नुकसान हो रहा है एचएल के शेयर में थोड़ा सा, हालांकि जो रनअप रहा है एचएल के शेयर का वो बहुत ही अमेजिंग रहा है। थोड़ा सा ऊपरी भाव पर पकड़े हैं सुरेश ने ये शेयर, क्योंकि अगर हम कोविड के टाइम से अगर जोड़ें तो 3-3.5 साल में ये शेयर तकरीबन 8 गुना हुआ है। साल भर में भी 70% के आसपास का रिटर्न है, और क्या खूब चला है। एचएल के साथ साथ तमाम डिफेंस कंपनी चली हैं। गौरांग सर, एचएल थोड़ी सी ऊपर के भाव पर लिए हैं, हालांकि अभी भी ऑर्डर बुक ठीक ठाक ही है, सरकार का पूरा जोर भी है, डिफेंस वाला प्ले चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कितना समय ये दें एचएल को, और आप यहां से किस तरह के टारगेट्स देख रहे हैं? अभिषेक, देखिए, पहले तो मैं थोड़ी बहुत सूझबूझ समझ को दूर करना चाहूंगा। जो भी निवेशक डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी, सरकारी हो या फिर निजी क्षेत्र की कंपनी, अगर आप डिफेंस को और जिस प्रकार से मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और डिफेंस एफडीआई में जिस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, और ये परिवर्तन मेरे ख्याल से सरकार ने 3 या 4 साल पहले नीतियां
जारी करी थी, जिसका आज के तारीख में जमीनी स्तर पर आप देखें तो ये ऑर्डर बुक दर्शाता है कि कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। अब दिक्कत ये है कि अगर आप मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ले लीजिए, हाल ही में हमने सुना है मार्क MK1 यानी कि मार्क 1 तेजस का जो पहला अवतार था, वो भारतीय वायुसेना के पास सुखोई Su-30 लड़ाकू विमान है जो कि रिटायरमेंट के कतार पर है। इनको रिप्लेस करने के लिए न्यू जनरेशन तेजस MK2 का उत्पादन मेरे ख्याल से आने वाले समय में आपको देखने मिलेगा और डिस्प्ले भी देखने मिलेगा। तो और इसके साथ साथ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, बाकी अन्य जो सुविधाएं और प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराती हैं HAL जैसी कंपनी। पहले तो एक प्रोटोटाइप बनता है, हाई टेक्नोलॉजी, प्रिसाइज टेक्नोलॉजी, ये सब प्रोडक्ट्स होते हैं। एक प्रोटोटाइप बनने के बाद बहुत ही कठिन टेस्ट होते हैं इनके, और फिर अप्रूवल मिलता है और फिर मास स्केल प्रोडक्शन होता है, और ये सब करने में बहुत समय लगता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप 2, 2.5, 3 साल या उससे ज्यादा निवेश की समय सीमा रखते हैं, तब जाकर के आपको एक बहुत ही बेहतरीन निवेश के ऊपर लाभ मिल सकता है। HAL पर भी जैसे अभी हमने MTAR टेक्नोलॉजीज पर बात की, IPO के समय पर हमारी राय थी जी, और लंबी अवधि के लिए निवेश की राय थी। परफेक्ट, लंबी अवधि के लिए निवेश की सलाह है। थोड़ा सा नीचे जरूर है, घबराने की जरूरत नहीं है, इसको आप बिल्कुल बना के रखिए पोर्टफोलियो में, मुनाफा जरूर कमाएगा, ये कन्विक्शन भी हमारे एक्सपर्ट्स का है। यो स्टॉक्स में आपका फिर से स्वागत है, लेकिन अब बात करेंगे IPO बाजार की, क्योंकि IPOs की कह सकते हैं कि झड़ी लगी हुई है और तमाम ऐसे IPOs आ रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन बहुत ही गजब के हो रहे हैं। और इस कड़ी में IPO में हम देख रहे हैं कि ऋषभ इंस्ट्रूमेंट का IPO आज से खुल गया है और आज से 1 सितंबर तक ये IPO खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 418 से लेकर 441 रुपए का। 490 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, जिसमें कि OFS जो है 415 करोड़ का है और जिसमें फ्रेश इशू करीब 75 करोड़ के आसपास का है। लॉट साइज 34 शेयरों का और 14,994 ये है न्यूनतम रकम जिससे आप इस IPO में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। एंकर निवेशकों से ठीक ठाक रिस्पांस मिला है, 147 करोड़ रुपए जुटाए हैं और जो नाम है एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट है वो बड़े ठीक ठाक लोग हैं। टाटा म्यूचुअल फंड, निपॉन इंडिया, सुंदरम म्यूचुअल फंड, बंधन म्यूचुअल फंड, तो बड़े निवेशकों ने इस पर भरोसा जताया है। लेकिन क्या छोटे निवेशकों के लिए भी IPO ठीक है? क्या इस IPO में पैसे लगाने चाहिए? लिस्टिंग गेन होगा तो कितना? क्या अलॉटमेंट मिलेगा? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ 2 एक्सपर्ट हैं, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गुरश्कर और हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन, जो कि बहुत ही करीब से IPOs को ट्रैक करती हैं। आस्था जी और अविनाश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। सबसे पहले सर आपसे ये समझना चाहेंगे, देखिए कंपनी क्या करती है ना, इसको पढ़ने के बाद थोड़ा सा ना कंफ्यूजन की स्थिति है कि अच्छा इसका बिजनेस क्या है, किसको कैटर करती है, सेगमेंट कौन सा है, कैपिटल गुड्स वाला है, ऑटोमोटिव वाला है, क्या है? जरा इस पर रोशनी डालिए थोड़ा सा। और पहले कंपनी के बारे में सर बताइए कि कंपनी क्या करती है, कैसी है और कितनी पोजीशनिंग मजबूत है अपने सेक्टर में ये। गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए कंपनी काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड है। इनफैक्ट मैं इनकी फैसिलिटीज़ देख रहा था तो इनके पास 2 यूनिट्स पोलैंड में है, 1 यूनिट चाइना में है और काफ़ी पुरानी कंपनी है। इनफैक्ट ये एनर्जी मेजरिंग डिवाइसेस में काम करते हैं। बेसिकली इनका इंडिया में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। वैसे छोटे मोटे अनलिस्टेड कंपनीज है, लेकिन ज़्यादातर कंपटीशन इनको ग्लोबली कंपनीज से मिलता है। और जिस प्रकार से इन्होंने बिजनेस को खड़ा कर दिया है, पूरा वर्टिकल इंटीग्रेटेड बिजनेस है, यानी कि पूरी तरह से राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू फिनिश प्रोडक्ट इनका एक्सपर्टाइज है। और सबसे बड़ी बात, पोलैंड में इन्होंने जब यूनिट खरीदा था तभी वो लॉस मेकिंग था, अभी ये यूनिट भी काफ़ी प्रॉफिटेबल है। तो टर्न अराउंड का स्ट्रेटेजी करके इन्होंने काफ़ी अच्छा इसको टर्न अराउंड करके अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट किया है। सबसे बड़ी बात, एक B2B बिजनेस ये चलाते हैं और जहाँ पे एंट्री लेवल नॉर्मली कोई नए कॉम्पिटिटर के लिए बहुत मुश्किल वाला काम होता है। और कहीं ना कहीं देखिए एनर्जी मेजरिंग और सेविंग डिवाइसेस में हमको लग रहा है कि पोटेंशियल इंडिया में भी काफ़ी बड़ा है। तो नॉट ओनली ओवरसीज बट इवन इंडियन मार्केट्स में मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि लंबी अवधि के लिए अगर किसी को पैसा लगाना है, लिस्टिंग गेन शायद मॉडरेट रहेंगे, बट अदरवाइज प्रॉफिटेबिलिटी में देख रहा था करीबन 50 करोड़ का प्रॉफिट है, कर्जा भी बैलेंस शीट पे काफ़ी लिमिटेड है। और सबसे बड़ी बात, इनका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, जो हम हर वक्त इन्वेस्टर्स को बताते हैं, पिछले 2-3 साल से काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव नंबर है। तो उसका मतलब ये काफ़ी वेल मैनेज्ड कंपनी है।
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लंबे निवेश के लिए डेफिनेटली इसमें आपको एक सब्सक्राइब का अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। हालांकि ये काफ़ी अच्छी तरह से ओवर सब्सक्राइब होगा, तो जो भी निवेशकों को शेयर्स मिलेंगे, मेरे ख्याल से मॉडरेट गेन्स के लिए तैयार रहिए और लंबी अवधि के लिए अच्छा खासा पैसा बनेगा। ठीक है, तो अविनाश जी ने एक ही जवाब में मतलब कंपनी के बारे में भी आपको बता दिया, कंपनी करती क्या है, कोई कॉम्पिटिटर भारत में नहीं है और लंबी अवधि के लिए इसमें पैसे बनेंगे, निवेश की सलाह आ गई है। अब हमने कुछ सवाल सामने रखेंगे और उन सवालों के आधार पर आप एक्सपर्ट से हम जवाब चाहेंगे और ये सवाल हमारे नहीं है, ये सवाल तमाम उन छोटे निवेशकों के हैं जो आईपीओ को लेकर थोड़े से जोश में रहते हैं और सटीक व्यू चाहते हैं। स्वदेश इसमें सूत्रधार का काम कर रहा है और आपके सवाल हम एक्सपर्ट्स के सामने रख रहे हैं। सबसे पहला सवाल आस्था यही होगा, चूंकि देखिए अविनाश जी ने तो अपनी राय साफ कर दी कि निवेश की सलाह है, लंबी अवधि के लिए कंपनी ठीक है। आपकी नजर में कंपनी कितनी दमदार है और आईपीओ में पैसे लगाएं या नहीं? जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग अविनाश जी। देखिए, सबसे पहले कंपनी देखा जाए तो एनर्जी एफिशिएंसी सॉल्यूशन बनाती है और ग्लोबल लेवल की कंपनी है और इनके जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, चाहे वो लो वोल्टेज करंट ट्रांसफार्मर्स हो और या फिर ये इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन वगैरह भी बनाते हैं, जिसमें कि हम मानते हैं कि एनालॉग मीटर्स, पैनल मीटर्स होते हैं, तो उसमें ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरर और सप्लायर है जो सभी तरह की इंडस्ट्री में काम में आता है। सबसे पहले कंपनी का अगर देखा जाए तो बहुत पुरानी कंपनी है, 1982 में फॉर्म हुई थी। प्रमोटर बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है क्योंकि जो गुलिया जी हैं वो काफी, उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और खुद उनकी क्वालिफिकेशन आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है। अगर आप उनसे बात करके भी देखेंगे तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कि इस कंपनी से रिलेटेड हो जिसमें उनको नॉलेज ना हो, तो काफी नॉलेजेबल है। तो मुझे काफी प्रमोटर बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग लगा, कंपनी का काम काफी अच्छा है। अब अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं तो फाइनेंशियल्स में सीएजीआर ग्रोथ भी डिसेंट है, ऑल्दो एक ही पॉइंट खटकता है कि जो बॉटम लाइन है वो FY 22 से FY 23 में ग्रोथ नहीं दिखा पाई, लेकिन उसके पीछे के भी एक दो कारण है, ईसॉप्स इश्यू हुए, प्लस कंपनी जो कि पोलैंड में, जैसा अविनाश जी ने भी बताया कि इनका प्लांट है, तो वहां पे गैस की कीमतें हम सब जानते हैं यूक्रेन वॉर की वजह से कितनी ज्यादा बढ़ी थी, तो कंपनी को वहां पे भी थोड़ा सा देखा जाए तो थोड़ी सी दिक्कतें हैं और इसी वजह से मार्जिन्स में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी और प्रॉफिट में हमने बॉटम लाइन में नहीं देखी। लेकिन मैं भी यहाँ पे जो रिकमेंडेशन दे रही हूँ वो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है। पहला कारण कि कंपनी आगे बढ़िया और ग्रोथ करती हुई नजर आएगी क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम्स थी, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हो रहे थे, जो FY 23 के मेजर फैक्टर्स थे, वो सब अब पीछे रह गए हैं, तो आगे कंपनी को ग्रोथ काफी सॉलिड मिलने वाली है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो इंडस्ट्री है, स्पेशली जो इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री साइज काफी बड़ा है और वो 10% से ग्रो करेगी, वो कंपनी को यहाँ पे मदद करती हुई नजर आएगी। तो मेरा भी व्यू है लिमिटेड लिस्टिंग गेन के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये बढ़िया लगती है और इसमें निवेश करने की सलाह है। ठीक है, लिमिटेड लिस्टिंग गेन के लिए हमारा दूसरा सवाल भी यही था, दर्शकों का सवाल यही था कि लिस्टिंग गेन के लिए इसमें निवेश करें या फिर लंबी अवधि के लिए। तो आस्था जी का कहना है कि लिस्टिंग गेन लिमिटेड होगा, सीमित होगा और लंबी अवधि के लिए इस पर उनका भी भरोसा है। आस्था जी जरा बताएंगे लिमिटेड से आपका मतलब क्या है, क्योंकि क्या है ना कि लोगों की उम्मीदों का जब पारावार होता है ना तो 15% भी कई बार लिमिटेड होता है, कई बार 50% भी लिमिटेड होता है। आप किस साइड पर खड़ी हैं? देखिए, मेरे हिसाब से सबसे पहले जो मुझे लगता है 33 के पीई मल्टीपल पे ये आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया में कोई भी लिस्टेड पेयर नहीं है, तो हम कंपेयर किससे करें। एबीबी इंडिया की बात करें, स्नाइडर की बात करें, जो इन्होंने बताए हैं, सीमेंस की बात करें, लेकिन वो भी कुछ कुछ पार्ट्स ही बनाते हैं जो कंपनी बनाती है, तो डायरेक्ट कंपेटिटर्स तो नहीं है। तो उस हिसाब से जो पीई मल्टीपल 33 का है वो मुझे लगता है कि बहुत कम नहीं है तो बहुत ज्यादा भी नहीं है, तो एकदम ठीक ठाक लेवल पे ये आए हैं। और दूसरा, थोड़ा सा ग्रोथ ट्रिगर और हमें आगे जाते हुए देखने को मिलेंगे जो अभी शायद नहीं देखने को मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ मुझे लगता है, क्योंकि मैं एकदम वैल्यू में तो नहीं आ सकती, लेकिन हो सकता है 5 से 10% का गेन लिस्टिंग पे मिले। तो लिमिटेड से मेरा जो यहाँ पे तात्पर्य है वो 5 से 10% है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन एक चीज मुझे जो लगती है जिसमें थोड़ा मेरा विश्वास ज्यादा है कि डिस्काउंट में लिस्टिंग नहीं लगती, इतना मुझे लगता है, लेकिन बहुत बड़े फायरवर्क्स भी आपको लिस्टिंग पे देखने को मिलेंगे ऐसा भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से 5 से 10% के बीच में ये वेरी भी कर सकता है फिगर, लेकिन यहाँ तक कि लिस्टिंग गेन होने के आसार हैं। ठीक है, 5 से 10% के लिस्टिंग गेन, फायरवर्क्स नहीं होंगे, पटाखे नहीं फूटेंगे, बहुत तोड़ फोड़ जो होता है ना कि नहीं भयंकर वाली लिस्टिंग हो जाती है, उसके बाद कहीं ना कहीं स्टॉक साइडवेज हो जाते हैं, मौके फिर नहीं मिल पाते हैं नए निवेशकों के लिए, वो नहीं होगा। यानी कि आईपीओ जब ये लिस्टिंग जब शेयर की हो जाएगी उसके बाद भी मौके बनेंगे।
अविनाश जी, अब तो सवाल ये है कि ये बताइए कि मान के चलें कि अलॉटमेंट में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, किस तरह से सब्सक्रिप्शन आप देख रहे हैं? मुझे लग रहा है कि देखिए अभिषेक, जिस प्रकार का मार्केट में अभी आईपीओस की तरफ जो मूड चल रहा है, यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन तो अच्छी खासी होनी चाहिए। मेरे ख्याल से वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, प्रमोटर्स अच्छे हैं, तो यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन तो अच्छी होगी। यहाँ पे सबसे बड़ा जो पॉइंट आस्था ने भी कहा कि लिस्टिंग गेन्स के लिए शायद 10-15% का गेन आपको मिले, जी तो क्विक मनी के लिए शायद कम है। जी अविनाश जी, आपको बस थोड़े समय के लिए रोकेंगे। इस बीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया की खास बातचीत चल रही है। पहले आपको वो सुनाते हैं, उसके बाद फिर से लौटेंगे इस चर्चा पर। I want to thank you from the bottom of my heart for recalling my statement of December 22. When I described the OMCs as good corporate citizens, it was meant both as an encouragement and as my, subtle message to them that, in a crisis situation and global prices are very high, you should not, look at short-term profits, because the OMCs have large businesses. Some of them make big profits in a quarter, some less, but they're all doing reasonably well. Okay, now, oil prices today are around 85 or so. I am not unduly concerned because there is a large economy where the levels of consumption will remain to be seen. Plus, there is a voluntary cutback by OPEC Plus, and they are cutting back to keep their prices above 80. But I've maintained this repeatedly. If you keep oil prices at a high in a situation which is inflationary for a variety of reasons, there were stimulus packages, interest rates are still shooting up, then it becomes a self-fulfilling prophecy. Then along with inflation, you get high oil prices, and then there's a tipping point at which demand begins to fall. So we are in that territory, but I can take advantage of your kindness and my ability to speak to your viewers that we are in a very comfortable position on availability, on affordability, and on sustainability. So on all counts, I think the Honorable Prime Minister and his guidance has ensured that we are in a position of reasonable safety and comfort. Mr. Puri, the PSU stocks in general have created wealth for government and for minority shareholders because the entire PSU space now has got re-rated. But everybody is trying to still understand that is the government committed for PSU minority shareholders to make money, and the purpose of OMCs, will it be always be a good corporate citizen, or they will always reward minority shareholders also? Again, you'll appreciate the question and the spirit of the question, sir. No, I appreciate the incisiveness of your question. Do you keep OMCs only to make them good corporate citizens? Certainly not. You would not be able to run the economy if you keep asking any sector, any segment to bear the cost of, at the expense of market forces. No, you have to navigate a careful and chartered course through this. You have to ensure that the shareholders who have invested in them get their returns, and the shareholders are rewarding them by investing more in them. I mean, when I came onto the scene 2 years plus ago, we had one company, I'm not going to name it, everybody said it's ready for disinvestment, etc. Today, it's one of our, star performers. Now, there are situations in which you cannot save a PSU, or you should not. I was civil aviation minister when we had to deal with Air India, and I was clear. I could not go on every year to my senior colleague Nirmala ji and ask for 8,000 crores of handout to keep Air India afloat. So we took a tough call. We privatized it, and today the rest is history. Today Air India is ordering, 500 or 800 more crores. They're adding to the civil aviation manufacturing industry in the world. Boeing, Airbus placing orders. Look at another Indian airline, private sector airline. They're all in private sector now, by the way. Ordering another 700-800 planes. So governments have to step in with clear-headed and far-sighted decision-making. So the energy sector is now one in which the OMCs are doing well, and if the OMCs are occasionally asked to assume one of their many roles as good corporate citizens, they are not unhappy to do so, because when the country grows, the OMCs grow also. And these OMCs are now big players internationally.
One of them is the 7th largest oil company in the world. So I think we should rejoice at the fact that the OMCs are playing ball with us. Last but one question, I'll not extend our appointment beyond that. The big success story for 2022 was India's oil diplomacy, where we were able to get oil at a discount from Russia. Now we understand that the discount from Russia is decreasing. Is that true? First of all, what you describe as the outstanding diplomatic success story about getting discounted oil from one source. Let me share with you my perception. We have done 2 or 3 things. We have diversified the sources of our supply. It used to be 27 countries, now it's 39 countries. And by the way, we are very clear in our minds that we will buy oil from wherever we can get it, as long as it is delivered to our point of importation at our ports at the lowest possible price. So we used to have a classical situation where out of the 5 million barrels in a day that we used to consume, we used to import, it was evenly divided between 800,000 barrels from one supplier to another. Now those suppliers change, and we have this very interesting situation that sometimes Iraq becomes the largest supplier, sometimes Russia. Discounts are a function of buying and selling. If the Russians think that they can sell the price, their crude, or if Saudi Arabia thinks it can sell the crude more expensive and people will buy it, discounts will not happen. But we are playing something called a market card. And I'm very happy to go on record. If India doesn't buy the 5 million barrels, or it's going to go up to 6 million barrels, please let me know where you're going to sell from. So discounts will always be part of the game, whether they come from one source or another. That's the new India, sir, what we should celebrate and what we're celebrating. My final question, sir, is that something which press has not really spoken about it extensively. Right. My final question, sir, is that nobody is really talking about it in media specifically, is that India has started doing rupee trade with UAE. That really could be the game changer. Has it started, or is it only at a very experimental stage? And if it has started, do you see the rupee trade with UAE could be the game-changing moment for India and for our energy security? I would want to be modest and circumspect about this. Yes, we have a rupee dirham arrangement with the UAE, but the transactions in the oil sector are very minimum. So this is just a process which has started. It will require a comfort level on all sides, and there are other factors. Next time when we meet, we'll have a detailed exchange on that. And this is more in the realm of another colleague of mine. I deal with the commodity. I would be very happy to see more rupees being used, rupee payments being made. But just now it's at an infant stage. Thank you very much. Appreciate your time. सिंह पुरी, जिस तरह से एलपीजी सिलेंडर की कीमतें सरकार ने घटाई हैं, उस पर बातचीत कर रहे थे हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी ज़रूरत के मुताबिक एक्साइज ड्यूटी घटाकर राहत दी है और ओएमसीज यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, उनकी बैलेंस शीट इस वक्त काफ़ी हेल्दी है, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि $85 पर भले ही कच्चे तेल का भाव है, लेकिन अभी ये चिंता की बात नहीं है। और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर एक सवाल था उनसे, जिसके जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि भारत को जहां से भी सस्ता तेल मिलेगा वो खरीदने को लेकर प्रयत्नशील रहेंगे। तो ये कुछ अहम बातें निकल के आई हैं हरदीप सिंह पुरी के इस इंटरव्यू से, जो कि पेट्रोलियम मंत्री हैं देश के। और जिस तरह से रिलीफ सरकार ने दी है, पीएम मोदी ने कहा है कि ये रक्षाबंधन का गिफ्ट है एलपीजी प्राइसेस में कटौती। अब उज्ज्वला स्कीम के तहत जो सब्सिडी है वो हो गई है 400 रुपये की। बाकी आम कंज्यूमर्स के लिए भी 200 रुपये की राहत है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में भाव 900-950 रुपये की रेंज में है एलपीजी सिलेंडर की, जो कि 1100 रुपये के आसपास तक पहुंच गई थी। हमने देखा था कि मई में 2 हाइक हुई थी, इसके अलावा जुलाई में 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी, तो थोड़ी सी पिंच कर रही थी, थोड़ी महंगाई की आग को भी हवा दे रही थी चीज़ें। और हमने जिस तरह से रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े देखे, उससे थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ती हुई दिख रही थी। और सरकार की कोशिश यही है कि एलपीजी के दाम घटाकर कंज्यूमर्स को राहत देने की। इस खबर पर हम बने रहेंगे और थोड़ा सा गणित को और समझेंगे कि आखिर सब्सिडी की गणित क्या कहती है। क्योंकि पहले जो प्राइसेस थे एलपीजी के
वो कम हो गए हैं और सरकार ने ये भी क्लियर किया है कि सब्सिडी का जो बर्डन है, ये जो 200 रुपए की जो कटौती हो रही है, ये ओएमसीज पर नहीं डाला जाएगा, सरकार इसको वहन करेगी। तो फिलहाल सब्सिडी का बोझ कितना है ओएमसीज पर? और अगर हम सेगमेंट्स की बात करें, अगर कि पेट्रोल की या डीजल की, केरोसिन की, एलपीजी की, इसको भी समझेंगे और आपके लिए समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप निवेशक हैं आईओसी, बीपीसीएल या फिर एचपीसीएल के, जिसके के शेयरों पर दबाव दिख रहा है, तो अभी ये डायरेक्ट कोई इंपैक्ट नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर सरकार के दखल को लेकर चिंता है कि शायद चूंकि इलेक्शन ईयर है, ये 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, अगले साल लोकसभा के चुनाव होंगे, तो चुनाव पर कहीं ना कहीं सरकार का फोकस थोड़ा सा होता है, थोड़े से पॉपुलिस्ट मेजर लिए भी जाते हैं, लेकिन क्या ओएमसी जैसे इंपैक्ट होंगी, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी सौमित सरकार। सौमित, बहुत अच्छी चीजें निकल के आई हैं हरदीप सिंह पुरी के इंटरव्यू से। उन्होंने कहा कि ओएमसीज की बैलेंस शीट में बहुत हेल्दी है, उसको लेकर कोई चिंता नहीं है और $85 का जो क्रूड है उसको लेकर भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और सरकार ने पहले भी ऐसे मेजर्स लिए हैं और ऐसे मेजर्स अभी ले रही है। आप ये बताइए कि जो सब्सिडी वाला जो गणित है ना, वो क्या कहता है? कल के फैसले से क्या कोई ओएमसीज पर इसका कोई असर होगा? सरकार के ये क्लैरिफिकेशन देने के पहले भी एक्चुअली में कोई जीरो इम्पैक्ट था ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए एलपीजी को लेकर। आपको अगर मैं बता दूं तो एलपीजी जो बिजनेस है वो किसी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लिए लिटरली नो प्रॉफिट नो लॉस बिजनेस है। अब यहाँ पे ऐसा हो रहा था कि एलपीजी के प्राइसेस ग्लोबल मार्केट पे कम थे, बट इंडिया में फिर भी एलपीजी जो चार्ज किया जा रहा था कस्टमर से वो थोड़ा हायर साइड पे था। तो इसी के कारण अगर आप देखेंगे तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को करीब 250 to 300 रुपीज पर सिलेंडर का ओवर रिकवरी हो रहा था। अब किसी को भी ये लग सकता है कि ओवर रिकवरी हो रहा है तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की प्रॉफिट होती है, बट एक्चुअल केस में ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की प्रॉफिट नहीं है। जितना भी ओवर रिकवरी ऑयल मार्केटिंग कंपनी को मिलता है वो एक सस्पेंस अकाउंट में बुक किया जाता है और ये पेएबल रहता है गवर्नमेंट को। ये पैसा जितना भी ओवर सरकार रिकवरी वसूल लेती है उनसे। एग्जैक्टली, मतलब उनके बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा ये बैलेंस शीट में ना ही रिफ्लेक्ट करेगा, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस में रिफ्लेक्ट करेगा। ये कंप्लीटली जितना भी ओवर रिकवरी होता है पूरा का पूरा सरकार को जाता है, क्योंकि जब भी अंडर रिकवरी होती है तब सरकार उन्हें पैसे देती है। Correct. तो जब ओवर रिकवरी भी होता है तब सरकार ये पैसे उनसे ले लेती है। इंटरेस्टिंग सौमित, मतलब इसको लिए समझना पड़ेगा कि फिर ओएमसीज पर दाव कोई क्यों लगाए। एलपीजी को लेकर तो दाव नहीं लगाते। एलपीजी में जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा वो एक नो प्रॉफिट नो लॉस बिजनेस। अच्छा, बाकी में क्या है? पेट्रोल डीजल में? पेट्रोल डीजल में अलग सिचुएशन है, वहां पे आप वो मार्केटिंग मार्जिन लगाते हैं अपना ओवर एंड अबाउ जो मार्जिन लगा के वो सेल करते हैं, तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस जरूर होता है। फिर रिफाइनिंग बिजनेस है उसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है, बट एलपीजी जो बिजनेस है वो नो लॉस नो प्रॉफिट नो लॉस बिजनेस। ठीक है, यानी कि इस खबर का कोई मटेरियल इंपैक्ट ओएमसीज पर नहीं आने तो वाला अब क्या हो रहा है, जो 250 to 300 रुपीज का जो ओवर रिकवरी था वही कम हो जाएगा 200 रुपए से। तो जो गवर्नमेंट को मिलने वाला था एक्स्ट्रा पैसा वो कम होगा, और ये 7,500 करोड़ का जो अमाउंट मार्केट में घूम रहा है सबसे कह के कि ओएमसीज पे इंपैक्ट है, एक्चुअली ओएमसीज पे नहीं गवर्नमेंट पे इंपैक्ट है। करेक्ट। तो यही पुरी जी ने भी यही कहा है एग्जैक्टली, मैं यही कहने जा रहा था कि यही चीज समझने के लिए स्वदेश की कोशिश होती है कि खबरों का विश्लेषण हर एंगल से करें, और उसी कड़ी में हम पेट्रोलियम मंत्री से भी बातचीत कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि ओएमसीज पर किस तरह का इंपैक्ट होगा, उनकी बैलेंस शीट कितनी हेल्दी है, सरकार का स्टैंड इस पर क्या है और किस तरह का इंपैक्ट सरकार के खजाने पर आएगा। लेकिन प्रकाश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जो कि ये खबर भी लेकर आए थे। प्रकाश, ये खबरें चल रही हैं कि शायद उज्ज्वला वाली जो सब्सिडी है वो तो खैर ओएमसीज पर जो 200 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ी है वो उन पर नहीं जाएगी, लेकिन बाकी लोगों की जाएगी। क्या है ये कंफ्यूजन, जरा इसको क्लियर करेंगे आप प्रकाश? देखिए, हमारा चैनल ईटी नाउ स्वदेश दर्शकों का प्यारा चैनल। हेलो जी जी प्रकाश बताइए। हेलो प्रकाश, आपकी आवाज हम तक पूरी तरह से क्लियर पहुंच रही है, बताइए। कल से ये बात स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जी हम कल से ये बात स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब से पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, सरकार ने 200 रुपए की कटौती की है कीमतों में, इसमें सब्सिडी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल कंज्यूमर हैं देश में एलपीजी के करीब 33 करोड़ से ज़्यादा के करीब कंज्यूमर्स हैं, उनको कीमतों में 200 रुपए की कटौती का फ़ायदा मिलेगा। यानी कि अगर 1100 रुपये प्रति सिलेंडर की कीमत है डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर की, जो कि 14 केजी के करीब का है, उसकी कीमत अब घटकर 900 रुपये की हो जाएगी। लेकिन उज्ज्वला कस्टमर को क्योंकि पहले से ही 200 रुपये की सब्सिडी मिल रही है और कीमतों में अब सरकार ने 200 रुपये की कटौती कर दी, तो उनको जो ओवरऑल बेनिफिट मिलेगा वो 400 रुपये का होगा। लेकिन जो सब्सिडी का कंपोनेंट उज्ज्वला कस्टमर के केस में है वो 200 रुपये ही है, जो कि पहले से चल रही है। नई सब्सिडी कुछ भी नहीं है, सिर्फ 200 रुपये की कटौती है जो कि सबके लिए है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है।
रही बात कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर कोई बोझ आएगा क्या, अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने जो कटौती की है कीमतों में 200 रुपए की, वो मार्केटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से कटौती की है, उनके ऊपर कोई बोझ नहीं है क्योंकि उनको उज्ज्वला कस्टमर को एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। हाँ, जो बेनिफिट उनको हो रहा था कीमतों में कटौती नहीं करके, वो बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन ये पैसे सरकार उनसे ले रही थी, तो सिर्फ यही फर्क है। तो जो लॉस होगा वो सरकार को होगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नहीं होगा, और साथ ही साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कई जगह हमने देखा, कई चैनल ये चला रहे थे कि उज्ज्वला कस्टमर्स को 200 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी का बेनिफिट मिला है। कल सुबह में कुछ कंफ्यूजन थी, लेकिन शाम होते होते ये दुविधा दूर हो गई। अतिरिक्त सब्सिडी की घोषणा नहीं की गई है, सब्सिडी की रकम सिर्फ 200 रुपए है जो कि पहले से चली आ रही है, और 200 रुपए की कटौती की गई है सभी कंज्यूमर्स के लिए। जी, भाषा के बड़े मायने होते हैं और कई बार भाषा के चलते ना कंफ्यूजन, उहापोह की स्थिति पैदा हो जाती है। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर, बहुत ही साफ साफ शब्दों में प्रकाश ने बता दिया है कि सब्सिडी, मतलब ये शब्द अभी भूल जाइए, सब्सिडी जो चल रही थी 200 रुपए की वो यथावत पहले की तरह बनी रहेगी, और सरकार ने ये कीमतें घटाई हैं 200 रुपए फ्लैट सभी के लिए, तो वो कीमत वो 200 रुपए घट गई, और जो डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो हो रहा था 200 रुपए का उज्ज्वला वाले कस्टमर्स को, उनके खाते में वो 200 रुपए वो आते रहेंगे, और इस तरह से उनको 200 रुपये और 200 रुपए वो 400 रुपए का फायदा उनको होगा, और ये पूरा का पूरा बोझ सरकार लेगी। बिल्कुल क्लियर, सारी के सारी जो कंफ्यूजन है वो ध्वस्त। और हमने पेट्रोलियम मंत्री से बातचीत कर ली, ओएमसीज की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, सरकार अपने पर ये बोझ फैला ले रही है। अविनाश जी, एक सवाल आपसे, अब चूंकि चीजें क्लियर हो गई हैं और एक बड़ी रिलीफ रक्षाबंधन के मौके पर पीएम मोदी ने इसको राखी का गिफ्ट भी कर दिया है, आप ओएमसीज को किस नजर से देख रहे हैं और क्या स्ट्रेटजी आप बनाने की सलाह देंगे? देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो बेसिक बिजनेस स्ट्रक्चर है, जो बिजनेस मॉडल है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। क्योंकि देखिए, दो बड़े सेक्टर जैसे ऑटोमोटिव और एविएशन, यहाँ पे हमने देखा है कि पिछले 2-3 महीने से थ्रूपुट बहुत ही मजबूत तरीके से चल रहा है। एयर ट्रैफिक भी रिकॉर्ड लेवल्स पे चल रही है, ऑटोमोटिव सेक्टर में भी थ्रूपुट बहुत बड़ी तरह से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये एलपीजी की जो खबर है, अभी इस पे पुष्टि आ गई है कि इससे कोई ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो दूसरा क्वार्टर जो है, सितंबर का क्वार्टर भी काफी दमदार आना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि सेकंड हाफ में थोड़ा सा इनको क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, राजस्थान में आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, तो तभी अगर गवर्नमेंट ने कोई प्राइस कंट्रोल अनाउंस कर दिया, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि इलेक्शंस के टाइम पे इन कंपनीज को कहा जाता है कि वो पेट्रोल डीजल की कीमतें ना बढ़ाए, तो तभी हो सकता है कि थोड़ा बहुत स्टैग्नेशन या थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली आपको देखने को मिले। लेकिन अगले 3-4 महीने की अगर हम बात करें तो नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे ये अभी भी मिल रहे हैं, जैसे कि आईओसी है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है। तो मुझे लग रहा है कि जिनके पास है वो होल्ड करे, बट डेफिनेटली पोस्ट सितंबर एक रिव्यू लेना जरूरी है, क्योंकि इलेक्शंस के टाइम पे अगर कोई सरकार का, गवर्नमेंट का डिसीजन आता है तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि यहाँ पे प्राइसिंग कैप हो जाएगी, और वो मार्केट को शायद अच्छा नहीं लगेगा। ये तो कंज्यूमर के लिए सबसे बड़ी राहत और महंगाई को लेकर करारा प्रहार सरकार की ओर से, और ये बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताई ईटी न्यूज़ स्वदेश ने। सबसे पहला इसका विश्लेषण हमारे चैनल पर बड़े एक्सपर्ट्स के माध्यम से और पेट्रोलियम मंत्री से भी हमने बातचीत की और समझने की कोशिश की कि सरकार की क्या मंशा है और सरकार पर कितना बोझ आ रहा है और एमसीज पर इसका कितना असर होगा। सब कुछ हमने आपको क्लियर करके दिया। चलिए इस शो को फिलहाल यहाँ पर समाप्त करेंगे। प्रकाश और सौमित, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। साथ ही हम शुक्रिया करना चाहेंगे अविनाश जी का और गौरांग सर का और आस्था का भी इस खास चर्चा में आज शामिल होने के लिए।